नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 24 दिसंबर तक चलने वाले इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 का आगाज हुआ है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए और गीता पूजन किया। इस दौरान ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ गीता के श्लोकाचारण से माहौल जो है वो गीतामय हो गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं का क्षेत्रीय केंद्र बनेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐलान। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनेगा विदेशी भाषाओं का केंद्र। सीएम ने गीता के संदेश को जमीनी स्तर पर बनाया सार्थक। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, स्वामी ज्ञानानंद और अन्य अतिथियों ने भी हिस्सा लिया। साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उन्हें गीता का सच्चा अनुयायी बताया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी पहचान लोगों के लिए मनोहर है, तो वहीं ये पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। और मनोहर लाल ने गीता के संदेश को जमीनी स्तर पर सार्थक बनाया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि यदि अगर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोई पहचान है, आज यदि अगर मुख्यमंत्री लोगों के लिए मनोहर है, उसका एक कारण है, ये गीता के अनुयायी हैं। पूरे देश में इनका नाम एक बात के लिए जाना जाता है, पारदर्शिता, शुचिता, उत्तरदायित्वता। ये गीता को इन्होंने जमीनी हकीकत बनाया जब गांव के बच्चे को बिना प्रयास के नौकरी का पत्र मिला। यहाँ संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी और विदेशी भाषा का क्षेत्रीय केंद्र बनाने की बात कही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में विश्व की भाषाओं का एक केंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खुलेगा और विश्वविद्यालय में गीता का भी केंद्र है, जिसके माध्यम से हम दुनिया के कई देशों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर गीता के संदेश को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। आज भी इस 5 दिन के 6 दिन के कार्यक्रम में कई देशों के लोग यहाँ आए हैं। जापान के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे 2-3 लोग दिखे थे जापान के। ओहायो गोजाइमास। जापान के साथियों का मेरा थोड़ा प्रेम हो जाता जब मैं मिलता हूं, क्योंकि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में जापानी कोर्स, हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक जापानी कोर्स यहाँ शुरू किया है। और केवल जापानी ही नहीं, बल्कि अभी हैदराबाद से हमको एक ऑफर आई है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एक रीजनल सेंटर बनाना है। तो हरियाणा में कहाँ बनाया जाए, मैंने उनको आज ही निवेदन भेजा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने विदेशों की भाषाएं हैं उनको सिखाने के लिए और एक यहाँ एक केंद्र बनाया जाए। क्योंकि दुनिया भाषाएं अलग अलग होने के नाते भाषा एक ऐसी चीज है जो व्यक्तियों को जोड़ती है और इतनी जबरदस्त उसके अंदर अटैचमेंट हो जाती है कि आप किसी की भाषा बोल दो, सामने वाला समझता कि मेरा अपना आदमी है। मैंने गलती से तमिल का एक कोर्स कर लिया था और तमिलनाडु के जब वो लोग मिलते हैं तो उनसे 2 वाक्य बोलने होते हैं, वेरना शिशो पेरना इरकदा वीडेंगे हृदा। 3 वाक्य 2 वाक्य बोलो तो समझता कि वाह, मुझे तो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति मिल गया। तो भाषा एक बहुत बड़ा सूत्र है व्यक्तियों को जोड़ने के लिए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये विश्व की अन्य भाषाओं का एक केंद्र खुलेगा और उसके माध्यम से यहाँ संयोग से गीता का भी केंद्र है। हम इसके माध्यम से दुनिया के बहुत देशों को यहाँ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर और गीता का संदेश देश और दुनिया में पहुंचा सके, यही मेरी शुभकामना।
आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, धर्म नगरी से की गई पहल के बाद आज कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। दर्जन भर देश ऐसे हैं जो हमें अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करने का निमंत्रण दे रहे हैं। गीता सिर्फ एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि ये जीवन का सार है। गीता सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। आज भी गीता की सार्थकता उतनी ही है जितनी की पहले थी। विश्व को सुखी बनाने के लिए, शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए गीता का संदेश बेहद जरूरी है। जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज के समय में जब आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। इसके लिए गीता से बड़ा साधन कोई नहीं। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भी संवाद का दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा, जिसकी सभी ने सराहना की। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। विश्व को एक करने के लिए, विश्व में एक दिशा और एक संदेश देने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, प्रशासनिक यूएनओ है। अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकाई बन गई है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक संस्था है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो WHO ये बना हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाएं, ट्रेड के नाते से WTO ये संस्था एक आगे काम कर रही है। खेलों के नाते ओलंपिक्स ये अपना महत्व बनाए हुए हैं, जो दुनिया को एक दूसरे देशों के नजदीक लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी समझ बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। आखिर तो संघर्ष, जैसे 2 युद्ध का जिक्र किया स्वामी ज्ञानानंद जी ने, इन युद्धों में यदि आगे कहीं बढ़ गए तो मानवता पर भी खतरा है। दुनिया की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मिलकर के हल करना होगा। गरीबी है, महामारी है। अब हम कोविड को ही देख लें कि कोविड जैसी समस्याएं, महामारी पूरे विश्व को और ऐसा कई बार सर्वनाश की तरफ आगे धकेलने के लिए निकल गई। अगर ये समझदारी न दिखाई होती तो शायद बहुत बड़ा संकट आ सकता था। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना इस मामले में करता हूं कि हर समय एक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ही बात कही कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा। विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर बार बोलते आए हैं कि गीता से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं और विश्व शांति के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं। अक्सर देखने को भी मिलता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा की मनोहर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए निरंतर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि देश का हर व्यक्ति गीता के सार को समझे और इसे अपने जीवन में उतारे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा के कृषि प्रधान प्रदेश होने के चलते यहां पर किसान पारंपरिक खेती को ज्यादा तवज्जो देते हुए धान की खेती करते हैं, जिसमें पानी की लागत बेहद ज्यादा होती है। और इसी का कारण आज प्रदेश के कई इलाके डार्क जोन घोषित किए गए हैं। और इस स्थिति को सुधारने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत कैसे पानी को बचाने का मिशन धरातल पर उतारा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जल, जंगल, जमीन तीनों जीवन का आधार। जल को बचाना है, अपना कल बेहतर बनाना है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसानों को प्रदान करती है प्रोत्साहन राशि। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और जमीन के अंदर का जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए एक बड़े खतरे की घंटी की तरह है।
हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक अहम योजना की शुरुआत की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसके तहत पानी को किस तरह से बचाया जाए, इस योजना को शुरू करने की जरूरत क्यों समझी गई। इसका सबसे बड़ा कारण था केंद्रीय जल आयोग की ओर से आई वह रिपोर्ट जिसके तहत हरियाणा प्रदेश के कई ब्लॉक जिन्हें डार्क जोन घोषित किया गया, क्योंकि यहां पर पानी की गहराई 40 मीटर से ज्यादा तक की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक 7,287 गांव ऐसे हैं जहां पानी को लेकर हालात बेहद चिंताजनक बन चुके हैं। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दूरदर्शिता और पानी को बचाने की योजना का खाका उकेरते हुए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना की, जिसका लक्ष्य है पानी के सदुपयोग और साथ ही साथ उसे बचाने के लिए हर तरह की प्लानिंग करना और उसे धरातल पर उतारकर उस पर अमली जामा पहनाना। ऐसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 STPs लगाए हैं। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर किसान धान की खेती लगातार करते आ रहे हैं, जो जमीनी सतह के नीचे पानी का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि धान और गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है। सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। 1 किलो चावल उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता है? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले। किसान जहां वैकल्पिक खेती का सहारा लेते हुए पानी को बचाने में सहयोग दे रहे हैं, तो वहीं सीधी बिजाई के जरिए भी पानी की बचत जहां की जा सकती है, तो वहीं किस गांव में जमीन के नीचे के पानी का स्तर कितना बड़ा, इसके लिए भी सरकार काम करते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पीजोमीटर गांव में लगवाए जाने के काम को अंजाम देने में जुटी हुई है। डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत वह किसान जो अन्य ब्लॉक से हैं या इस योजना में शामिल ब्लॉक से नहीं, वह भी इस योजना के तहत वैकल्पिक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करते हुए वह भी लाभार्थी बन सकते हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपए की राशि हासिल कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक किसानों के लिए योजनाएं बना उन्हें राहत पहुंचाने का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।